दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 के फिजिक्स के महत्वपूर्ण चैप्टर के फार्मूला को पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जब तक आप सभी लोगों को फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप सभी लोग न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग फार्मूले को जरूर देख लें और हमारा यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा पहला फार्मूला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है F अपान क्यू। E इक्वल टू होता है F अपान क्यू, जहाँ E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है और Q आवेश है। हमारा दूसरा है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखिए दोस्तों, कूलाम का नियम का फार्मूला होता है F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, जहाँ 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यह एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है। यह बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछता है एप्सिलॉन क्या है, तो यह एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता है और जिसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा तीसरा फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यह आवेश है और R दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो देखिए दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। P इक्वल टू Q इंटू 2L। देखिए दोस्तों, जहाँ पर P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q आवेश है और 2L उनके बीच की लंबाई है। P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q आवेश है और 2L उनके बीच की लंबाई है। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा पांचवा फार्मूला है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण, तो देखिए दोस्तों, बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल टू बल युग्म आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, जहाँ पर टाउ है बल युग्म आघूर्ण और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE या फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा छठवां फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो दोस्तों, इसका फार्मूला E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2P अपान R क्यूब। देखिए दोस्तों, यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R बिंदुओं के बीच की दूरी है। और 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात -9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा सातवां फार्मूला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
तो दोस्तों E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P/r³ इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। देखिए दोस्तों, अच्छी स्थिति में यहाँ पे 2p होता है और निरच्छी स्थिति में यहाँ सिर्फ p होता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला है गॉस की प्रमेय पर। तो देखिए दोस्तों, गॉस की प्रमेय होता है φ इक्वल टू Q/ε0। गॉस की प्रमेय φ इक्वल टू Q/ε0। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा नवा फार्मूला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है इक्वल टू λ/2πε0 इंटू r इक्वल टू होता है λ/2πε0 इंटू r। देखिए दोस्तों, यहाँ पर E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और r बिंदुओं के बीच की दूरी है। तो E इक्वल टू हो जाएगा λ/2πε0 इंटू r। हमारा 10वां फार्मूला है अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/2 σ/ε0 1/2 σ/ε0। तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 σ/ε0। हमारा 11वां फार्मूला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है और हमारा 11वां फार्मूला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो देखिए दोस्तों, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A, जहाँ पे सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व, Q आवेश है और A क्षेत्रफल है। A क्षेत्रफल है और Q आवेश और सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब हम लोग 12वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 12वां फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। 12वां फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A। वैद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू A, जहाँ पर φ वैद्युत फ्लक्स है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और A क्षेत्रफल है। देखिए दोस्तों, थीटा के रिस्पेक्ट में वैद्युत फ्लक्स φ इक्वल टू होता है EA cos थीटा। φ इक्वल टू हो जाएगा EA cos थीटा। हमारा 13वां है एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। तो देखिए दोस्तों, विभव V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/r। 1/4πε0 Q इंटू r। देखिए दोस्तों, जहाँ पर V विभव है, Q आवेश है और R उनके बीच की दूरी है और 1/4πε0 का मान हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा अगला 14वां फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r स्क्वायर। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P/r स्क्वायर। देखिए दोस्तों, V वैद्युत विभव है और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और R चालक तारों के बीच की दूरी है और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻⁹ कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। हमारा अगला 15वां फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है 0। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में V इक्वल टू होता है 1/4πε0 P/r स्क्वायर और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में V इक्वल टू 0 होता है।
हमारा अगला 16वां फार्मूला है दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो बिंदु आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदु आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिए दोस्तों, दो बिंदुओं आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला और कूलाम के नियम से जो फार्मूला प्राप्त होता है, दोनों फार्मूला बराबर होता है। वहां पे केवल U की जगह पे वहां पे F होता, तो F इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। दोस्तों, अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 17वां फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा -PE cos थीटा। U इक्वल टू हो जाएगा -PE cos थीटा। देखिए दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होगा U इक्वल टू -PE cos थीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे U वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो U इक्वल टू हो जाएगा -PE cos थीटा। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 18वां फार्मूला है विलगित चालक की धारिता। विलगित चालक की धारिता, तो विलगित चालक की धारिता C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर C धारिता है और K नियतांक है और R हमारा त्रिज्या है। C धारिता है और K नियतांक है और R त्रिज्या है। तो विलगित चालक की धारिता का सूत्र C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू R। हमारा 19वां है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो इसका फार्मूला हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। देखिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का निगमन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में हर बार ही पूछा जाता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C इक्वल टू होता है कि एप्सिलॉन 0 A अपान D। C इक्वल टू हो जाएगा कि एप्सिलॉन 0 A इंटू A अपान D। देखिए दोस्तों, यहाँ पे C धारिता है और K नियतांक है और A क्षेत्रफल और D दूरी है। D बिंदुओं के बीच की दूरी है। C धारिता है, K नियतांक, A क्षेत्रफल है और D बिंदुओं के बीच की दूरी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला हो जाएगा C इक्वल टू KA एप्सिलॉन 0 अपान D। KA एप्सिलॉन 0 अपान D। देखिए दोस्तों, हमारा 20वां फार्मूला है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता, तो देखिए दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन का हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य संधारित्र की धारिता 1/C इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और हमारा 21वां फार्मूला है संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता। संधारित्रों के समांतर क्रम में तुल्य धारिता, तो देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में तुल्य धारिता C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए दोस्तों, संधारित्र और प्रतिरोध एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रतिरोधों की श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि संधारित्रों के समांतर क्रम उसके बराबर होता है। तो ये संधारित्र और श्रेणी क्रम और प्रतिरोधों का क्रम एक दूसरे के विपरीत होता है। जो संधारित्र के श्रेणी क्रम का होता है वह प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 22वां फार्मूला है आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 CV², 1/2 CV², या फिर 1/2 Q इंटू V, या फिर 1/2 Q²/C। देखिए दोस्तों, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है। एक U इक्वल टू होता है 1/2 CV², और दूसरा 1/2 Q इंटू V, एक होता है 1/2 Q²/C। देखिए दोस्तों, यहाँ पर C धारिता है और V विवेग, V विभवांतर है। C धारिता है और V विभव है, और Q आवेश है और V विभवांतर है। Q आवेश है और C संधारित्र यानी कि धारिता है, और U स्थितिज ऊर्जा है। अब हम लोग 23वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 23वां है, दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक चालक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। तो देखिए दोस्तों, उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2। V इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2। और देखिए दोस्तों, Q इक्वल टू होता है C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V1, और Q2 हो जाएगा इक्वल टू C2 इंटू V2/C1 प्लस C2 है। तो हम लोग उभयनिष्ठ विभव का 2 फार्मूला लिख सकते हैं। V इक्वल टू होता है एक Q1 प्लस Q2/C1 प्लस C2, या फिर C1 V1 प्लस C2 इंटू V2/C1 प्लस C2। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो ऊर्जा ह्रास, तो ऊर्जा ह्रास का सूत्र U इक्वल टू होगा 1/2 C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर/C1 प्लस C2। U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C1 इंटू C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर/C1 प्लस C2। दोस्तों देखिए, यहाँ पे C1 और C2 पहली और दूसरी धारिता है, और V1 और V2 पहले व दूसरे विभव हैं, और U वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। दोस्तों अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे। दोस्तों हमारा 24वां फार्मूला है, चालक के लिए Q, C तथा V में संबंध। चालक के लिए Q, C तथा V में संबंध। तो देखिए दोस्तों, Q इक्वल टू हो जाएगा C इंटू V, Q इक्वल टू C इंटू V। देखिए दोस्तों, यहाँ पर Q आवेश, C वैद्युत धारिता और V वैद्युत विभव है। Q आवेश है, C वैद्युत धारिता है और V वैद्युत विभव है। अब हम लोग 25वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 25वां फार्मूला है, चालक के लिए W, V व Q में संबंध। चालक के लिए W, V व Q में संबंध। तो देखिए दोस्तों, चालक के लिए W, V व Q में संबंध। तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। वैद्युत विभव V इक्वल टू W/Q। देखिए दोस्तों, यहाँ पर V वैद्युत विभव और W कार्य है, और Q आवेश है। V वैद्युत विभव, W कार्य और Q आवेश है। तो चालक के लिए W, V और Q में संबंध, तो V इक्वल टू हो जाएगा W/Q। अब हम लोग 26वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 26वां है, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 K/0 इंटू E²। म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2 K/0 इंटू E²। देखिए दोस्तों, यहाँ पर म्यू ऊर्जा घनत्व है, K नियतांक है, F0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। K नियतांक है, F0 निर्वात की वैद्युतशीलता है, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग 27वें फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा 27वां फार्मूला है, अनुगमन वेग, धारा तथा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग, धारा तथा घनत्व में संबंध।
तो देखिए दोस्तों आई इक्वल टू हो जाएगा NeAVD, आई इक्वल टू NeAVD। तो देखिए दोस्तों आई यहाँ पे धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ए क्षेत्रफल है और VD अनुगमन वेग है, VD अनुगमन वेग है। तो अनुगमन वेग धारा तथा घनत्व में संबंध होता है I इक्वल टू NeAVD। आई धारा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, A क्षेत्रफल है और VD अनुगमन वेग है। और अनुगमन वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। दोस्तों हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो अगला फार्मूला है आवेश की गतिशीलता। आवेश की गतिशीलता, तो आवेश की गतिशीलता म्यू इक्वल टू हो जाएगा VD अपान E, म्यू इक्वल टू VD अपान E। देखिए दोस्तों म्यू आवेश की गतिशीलता है, VD अनुगमन वेग है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। म्यू गतिशीलता है, VD अनुगमन वेग है और E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो हमारा अगला फार्मूला है ओम के नियम से। तो हम लोग देखेंगे ओम के नियम से कौन सा फार्मूला होता है, निकलता है। तो ओम के नियम से फार्मूला निकलता है V इक्वल टू आई इंटू आर, V इक्वल टू आई इंटू आर। हमारा तीसरा फार्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए अपान एल। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान एल। देखिए दोस्तों यहाँ पे रो विशिष्ट प्रतिरोध, आर प्रतिरोध है, ए क्षेत्रफल है और ए लंबाई और एल लंबाई है। पी विशिष्ट प्रतिरोध है और आर प्रतिरोध है और ए क्षेत्रफल है और एल लंबाई है। हम लोग अगले फार्मूले को देखेंगे। तो अगला फार्मूला है विशिष्ट चालकता का। विशिष्ट चालकता, तो देखिए दोस्तों विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान रो, सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। तो विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो हो जाएगा। यहाँ पे सिग्मा विशिष्ट चालकता और रो विशिष्ट प्रतिरोध है। हमारा अगला फार्मूला है वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति, तो देखिए दोस्तों वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T। वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T, जहाँ पर P वैद्युत शक्ति है और W कार्य है और T समय है। P जहाँ पर P वैद्युत शक्ति है और W कार्य है और T समय है। तो वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T। और देखिए दोस्तों वैद्युत शक्ति P बराबर भी होता है I स्क्वायर इंटू आर या फिर V स्क्वायर अपान आर। तो देखिए दोस्तों वैद्युत शक्ति का 3 फार्मूला होता है। तो P बराबर एक होता है, एक P बराबर होता है W अपान T, एक होता है I स्क्वायर इंटू आर, एक होता है V स्क्वायर अपान आर। P बराबर W अपान T हो जाएगा एक, और एक I स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, एक हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। तो वैद्युत शक्ति P इक्वल टू हो जाएगा W अपान T I स्क्वायर इंटू आर और हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर। हमारा 33वां फार्मूला है प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध वो भी श्रेणी क्रम में। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग आगे के फार्मूले को देखेंगे दोस्तों। हमारा अगला फार्मूला 34वां है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 1 अपान आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। 1 अपान R1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। देखिए दोस्तों यहाँ पर R
संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है और R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध और R3 तीसरा प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हमारा 35वां फार्मूला है सेल का वैद्युत वाहक बल। सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो देखिए दोस्तों, E इक्वल टू होता है I/R प्लस R। E इक्वल टू I/R प्लस R या फिर I इक्वल टू हो जाएगा E/R प्लस R। I इक्वल टू E/R प्लस R। देखिए दोस्तों, यहाँ पर I धारा है, E वैद्युत वाहक बल है। E वैद्युत वाहक बल है, कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। I धारा है, E वैद्युत वाहक बल है, कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। तो सेल का वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध यही है, I इक्वल टू E/R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I धारा, E वैद्युत वाहक बल और कैपिटल R प्रतिरोध है और स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध है। हमारा 36वां फार्मूला है व्हीट स्ट्रेन सेतु के भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध। व्हीट स्ट्रेन सेतु के भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध। तो देखिए दोस्तों, व्हीट स्ट्रेन सेतु की भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध होता है P/Q इक्वल टू R/S। P/Q इक्वल टू हो जाएगा R/S। P/Q इक्वल टू R/S। व्हीट स्ट्रेन सेतु की भुजाओं के प्रतिरोधों में यही संबंध होता है कि P/Q इक्वल टू R/S। हमारा 37वां फार्मूला है और आज का लास्ट फार्मूला है मीटर सेतु में संबंध। मीटर सेतु में संबंध तो S इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस L/L इंटू R। S इक्वल टू 100 माइनस L/L इंटू R। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए और क्लास 12 के फिजिक्स के और फार्मूले को पाने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10 के विज्ञान में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों, हमको पूछा था क्वेश्चन में बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमने बायो-सेवर्ट नियम की परिभाषा लिख लिया है। अब हम लोग इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें आगे लिखेंगे माना किसी धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। माना किसी धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड डेल्टा L के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। माना किसी धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड डेल्टा L के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। नंबर 1
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B नंबर 1 चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। इसमें कहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा एल। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर तीसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक खंड से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि B व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। B व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। हमारा चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जा यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग लिख लेंगे B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा और चौथा समीकरण बना लिया। तो हमारा पहला समीकरण था B अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल। इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरा है B अनुक्रमानुपाती I यानी कि चालक में बहने वाली धारा। फिर हमारा तीसरा है B व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के। तो इसको तीसरा समीकरण है। और चौथा है B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। यह समीकरण चौथा है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फिगर भी इसका बनाया है। यह एक धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु A से बिंदु B तक की दूरी है डेल्टा एल। बिंदु A और बिंदु B तक की दूरी डेल्टा एल है और चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है और बिंदु P तक की दूरी r मीटर है और इनके बीच बना कोण थीटा है। अब हम लोग इस सूत्र का निगमन कर लेंगे। हम लोग आगे देखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। आगे हमारा है समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो दोस्तों समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हो जाएगा B अनुक्रमानुपाती I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I dl साइन थीटा अपान r²। देखिए दोस्तों, जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, इस अनुक्रमानुपाती का प्रतीक हटेगा, तो उसकी जगह पर μ0/4π हो जाएगा। तो हो जाएगा B = μ0/4π इंटू I dl साइन थीटा अपान r²। B बराबर हो जाएगा μ0/4π I dl साइन थीटा अपान r²। देखिए दोस्तों, हमें बायो-सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया है। B = μ0/4π इंटू I डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², जहां पर μ0 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युतशीलता है और A चालक में प्रवाहित धारा और dl उसके बीच की लंबाई है और साइन थीटा बना कोण है और r चालक तक की लंबाई, चालक के बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग μ0/4π का मान लिख लेंगे। तो μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0/4π का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर।
देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। बायो-सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। तो उसका सूत्र था B=μ0/4π/I sin θ/r²। दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, यानी कि हमको क्वेश्चन में चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा लिखना है और इनके गुण भी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो उसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, हमने चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा को जान लिया। अब हम लोग इसके गुण को देखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और हमारा दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और हमारा तीसरा है, चुंबक के ध्रुव के निकट, चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक के ध्रुव के निकट, चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। हमारा चौथा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं। तो आप सब लोग यह जरूर याद कर लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाती हुई प्रवेश करती हैं और दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। और चौथा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। और हमारा यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है और बायो-सेवर्ट का नियम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर लीजिए, ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जीके के बहुत ही मजेदार ट्रिक बताए जाते हैं। तो आप सब लोग हमारे उस ट्रिक को भी देखना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस।
आज हम सभी लोग क्लास 12 की फिजिक्स में महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो हर बार ही आज हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा पहला डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। तो देखिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स प्लेट है और यहाँ वाई प्लेट है और इस पर प्लस सिग्मा आवेश है और इस पर माइनस सिग्मा, और इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इधर प्लस आवेश इधर माइनस आवेश, और यहाँ पृथ्वी है और इसमें प्लस क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग इस फिगर के बारे में लिखेंगे, माना हमारे पास दो धातु यक्ष और वायु हैं। माना हमारे पास दो धातु यक्ष और वाई है, जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जब यक्ष प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब यक्ष प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। जिनके बीच का क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, उनके पृष्ठीय आवेशों का घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। देखिए दोस्तों, हमने फिगर के बारे में जान लिया है कि माना हमारे पास दो धातु यक्ष और वायु हैं, जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जब यक्ष प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तो दोस्तों हमने फिगर के बारे में जान लिया। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। सिग्मा E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। हमने एक वीडियो बनाया है फार्मूले पर। तो दोस्तों सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। तो हम लोग यहाँ पे ई इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 में सिग्मा का मान क्यू अपान ए रख देंगे। तो ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद होता है वैद्युत विभव V इक्वल टू ई इंटू डी। वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है E इंटू डी। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। V बराबर E इंटू डी को समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 2 में E का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर। समीकरण 2 में E का मान रखने पर। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2 है V इक्वल टू E इंटू डी। तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0।
V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन 0 को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे वैद्युत धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V, तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे और हम लोग समीकरण 4 में V का मान रख देंगे। समीकरण 4 में V का मान रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 में V का मान रखने पर, समीकरण 4 में V का मान रखने पर देखिए दोस्तों C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान क्यू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों Q से Q कट जाएगा और A वाला ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू निकल के आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। C इक्वल टू आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। देखिए दोस्तों हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकल के आ गया C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। दोस्तों हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। तो जहाँ पर C है धारिता, A क्षेत्रफल है और D दूरी है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और दोस्तों यहाँ पे के नियतांक है। दोस्तों आप सभी लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक को प्राप्त करना और इसके डेरिवेशन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग अगले डेरिवेशन को देखेंगे। तो हमारा अगला है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए दोस्तों विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जब मैंने 2023 में बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया था तो इसमें यह डेरिवेशन पूछा था और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया था। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम लोग इसमें लिखेंगे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकेंड में ले जाया गया मुक्त आवेश Q हो, तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकेंड में ले जाया गया मुक्त आवेश Q हो तो धारा I इक्वल टू हो जाएगा Q अपान T। धारा I इक्वल टू Q अपान T। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। I इक्वल टू Q अपान T को समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद आगे लिखेंगे माना कि चालक में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, माना कि चालक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A एवं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया मुक्त आयतन, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया मुक्त आयतन बराबर हो जाएगा A इंटू वी डी। A क्षेत्रफल है और वी डी अनुगमन वेग है। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन का भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू n। और t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, अब t सेकेंड कह दिया तो यहाँ पे t का भी इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू n इंटू टी। A इंटू वी डी इंटू n इंटू टी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे चूंकि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन ई। A वी डी टी इंटू एन ई। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे। समीकरण 1 में Q का मान रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर। तो समीकरण 1 था I इक्वल टू Q अपान T, तो Q की जगह पर हम लोग A वी डी टी इंटू एन ई को रख देंगे तो I इक्वल टू निकल के आ जाएगा I
आई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू वी डी टी इंटू एन ई अपॉन टी। तो देखिए दोस्तों टी और टी कट जाएगा तो बचेगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। तो दोस्तों विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकल के आ गया आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन ई ए वी डी यही हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध था। दोस्तों हमारा दूसरा डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। हमारा तीसरा है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो देखिए दोस्तों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। दोस्तों हम लोग ए को यहाँ पे पश्चांतर कर देंगे तो हो जाएगा आई अपान ए इक्वल टू एन ई वी डी। आई अपान ए इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। देखिए दोस्तों आई अपान ए का मान होता है धारा घनत्व जे के बराबर होता है। तो आई अपान ए की जगह पे हम लोग जे रख देंगे तो जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई इंटू वी डी। जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। तो हमारा यही संबंध निकल के आ गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जे इक्वल टू एन ई वी डी। देखिए दोस्तों यहाँ जहाँ जे धारा घनत्व एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वी डी है अनुगमन वेग। वी डी अनुगमन वेग एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जे धारा घनत्व है। अब हम लोग अगले डेरिवेशन को देखेंगे और आज के लास्ट डेरिवेशन को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला हमारा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो दोस्तों पहले हम सब लोग यहाँ पे फिगर को देख लेंगे। यहाँ पे हमारा दो चालक तार है पी क्यू और आर एस। हमारे पास दो चालक तार हैं पी क्यू और आर एस जिनमें आई एम्पियर की धारा बह रही है और चालक तारों के बीच की दूरी आर मीटर है। हमने जो दो चालक तार पी क्यू और आर एस लिया है जिनमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक तारों के बीच की दूरी आर मीटर है। तो पहले हम सब फिगर के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना हम दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं। माना हम दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं जिसमें बहने वाली धारा आई तथा उनके बीच की दूरी आर मीटर है। जिसमें बहने वाली धारा आई तथा उनके बीच की दूरी आर मीटर है। तो हमने अब फिगर के बारे में लिख लिया। अब इसके डेरिवेशन को देखेंगे तो लिखेंगे आगे तार पी क्यू के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तार पी क्यू के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है बी इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। बी इक्वल टू होता है म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो देखिए दोस्तों इनमें बहने वाली धाराएं I1 और I2 हैं। तो यहाँ पे हम लोग I1 और I2 करके लिख लेंगे। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 अपान आर। B इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई I1 अपान आर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे आगे तार PQ से उत्पन्न क्षेत्र के कारण RS लंबाई पर बल। तार PQ से उत्पन्न क्षेत्र के कारण RS लंबाई पर बल। तो बल इक्वल टू F इक्वल टू हो जाएगा I2BL साइन थीटा। बल बराबर होता है IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे I की जगह पे I2 हो जाएगा। तो यह बराबर हो जाएगा I2BL साइन थीटा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। F इक्वल टू I2BL साइन थीटा को हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 2 में B का मान रख देंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में v का मान रखने पर, समीकरण 2 में v का मान रखने पर, तो देखिए दोस्तों f इक्वल टू हो जाएगा I2 म्यू 0/2 पाई इंटू I1/r गुणे यल साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों f इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 पाई, यहाँ पे f रहेगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 पाई इंटू I1 I2 L/r। f इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0/2 पाई I1 I2 L/r। देखिए दोस्तों हमको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच उत्पन्न बल का सूत्र प्राप्त हो गया। f इक्वल टू म्यू 0/2 पाई I1 I2 L/r। अब हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। देखिए दोस्तों म्यू 0/2 पाई का मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और यल लंबाई है I1 और I2 इसमें प्रवाहित धारा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 12 की फिजिक्स में महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, जो हर बार ही आज हम महत्वपूर्ण डेरिवेशन को पढ़ेंगे जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा पहला डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक। तो देखिए दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका देखिए दोस्तों, हम लोग पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर में देखिए दोस्तों, यहाँ एक्स प्लेट है और यहाँ वाई प्लेट है और इस पर प्लस सिग्मा आवेश है और इस पर माइनस सिग्मा, और इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इधर प्लस आवेश इधर माइनस आवेश, और यहाँ पृथ्वी है और इसमें प्लस क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो हम लोग इस फिगर के बारे में लिखेंगे। माना हमारे पास दो धातु यक्ष और वायु हैं। माना हमारे पास दो धातु यक्ष और वाई है, जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जब यक्ष प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। जब यक्ष प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। जिनके बीच का क्षेत्रफल ए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, उनके पृष्ठीय आवेशों का घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। देखिए दोस्तों, हमने फिगर के बारे में जान लिया है कि माना हमारे पास दो धातु यक्ष और वायु हैं, जिसे समांतर क्रम में डी दूरी पर रखा गया है। जब यक्ष प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो आवेशन के कारण वाई प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इन्हें के प्रावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, जिनके बीच का क्षेत्रफल ए है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तो दोस्तों, हमने फिगर के बारे में जान लिया। अब हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इनके बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। सिग्मा E इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन। इसके बाद देखिए दोस्तों, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। हमने एक वीडियो बनाया है फार्मूले पर। तो दोस्तों, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपान ए। तो हम लोग यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 में सिग्मा का मान क्यू अपान ए रख देंगे। तो E इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। E इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान ए के एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद होता है वैद्युत विभव V इक्वल टू E इंटू डी। वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है E इंटू डी। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। V बराबर E इंटू डी को समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समीकरण 2 में E का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में E का मान रखने पर। समीकरण 2 में E का मान रखने पर। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 2 है V इक्वल टू E इंटू दी
तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0। V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। V इक्वल टू क्यू डी अपान के ए एप्सिलॉन 0 को हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे वैद्युत धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान V, तो इसको समीकरण 4 मान लेंगे और हम लोग समीकरण 4 में V का मान रख देंगे। समीकरण 4 में V का मान रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 4 में V का मान रखने पर, समीकरण 4 में V का मान रखने पर देखिए दोस्तों C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान क्यू डी अपान ए के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो देखिए दोस्तों Q से Q कट जाएगा और A वाला ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू निकल के आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। C इक्वल टू आ जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। तो C इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। देखिए दोस्तों हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक निकल के आ गया C इक्वल टू के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। दोस्तों हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। तो जहां पर C है धारिता, A क्षेत्रफल है और D दूरी है और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और दोस्तों यहाँ पे के नियतांक है। दोस्तों आप सभी लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक को प्राप्त करना और इसके डेरिवेशन को जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह बहुत बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। यह हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम लोग अगले डेरिवेशन को देखेंगे। तो हमारा अगला है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। देखिए दोस्तों विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध जब मैंने 2023 में बोर्ड एग्जाम का पेपर दिया था तो इसमें यह डेरिवेशन पूछा था और मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व किया था। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो हम लोग इसमें लिखेंगे यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकेंड में ले जाया गया मुक्त आवेश Q हो, तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा t सेकेंड में ले जाया गया मुक्त आवेश Q हो तो धारा I इक्वल टू हो जाएगा Q अपान T। धारा I इक्वल टू Q अपान T। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। I इक्वल टू Q अपान T को समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद आगे लिखेंगे माना कि चालक में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, माना कि चालक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A एवं एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया मुक्त आयतन, तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉनों द्वारा किया गया मुक्त आयतन बराबर हो जाएगा A इंटू वी डी। A क्षेत्रफल है और VD अनुगमन वेग है। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन का भी गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू n। और t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, अब t सेकेंड कह दिया तो यहाँ पे t का भी इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू n इंटू टी। A इंटू वी डी इंटू n इंटू टी हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे चूंकि 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू हो जाएगा A इंटू वी डी इंटू टी इंटू एन ई। A वी डी टी इंटू एन ई। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे। समीकरण 1 में Q का मान रख देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर,
तो समीकरण 1 था आई इक्वल टू क्यू अपान टी, तो क्यू की जगह पर हम लोग ए बी डी टी इंटू एन ई को रख देंगे, तो आई इक्वल टू निकल के आ जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू वी डी टी इंटू एन ई अपान टी। तो देखिए दोस्तों टी और टी कट जाएगा तो बचेगा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई ए वी डी। तो दोस्तों विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकल के आ गया, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी। यही हमारा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध था। दोस्तों हमारा दूसरा डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। हमारा तीसरा है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो देखिए दोस्तों धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध होता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। दोस्तों हम लोग ए को यहाँ पे पश्चांतर कर देंगे तो हो जाएगा आई अपान ए इक्वल टू एन ई वी डी, आई अपान ए इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। देखिए दोस्तों आई अपान ए का मान होता है धारा घनत्व जे के बराबर होता है, तो आई अपान ए की जगह पे हम लोग जे रख देंगे, तो जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई इंटू वी डी, जे इक्वल टू हो जाएगा एन ई वी डी। तो हमारा यही संबंध निकल के आ गया, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध जे इक्वल टू एन ई वी डी। देखिए दोस्तों यहाँ जहाँ जे धारा घनत्व, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वी डी है अनुगमन वेग, वी डी अनुगमन वेग, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जे धारा घनत्व है। अब हम लोग अगले डेरिवेशन को देखेंगे और आज के लास्ट डेरिवेशन को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला हमारा है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। तो दोस्तों पहले हम सब लोग यहाँ पे फिगर को देख लेंगे। यहाँ पे हमारा दो चालक तार है पी क्यू और आर एस, हमारे पास दो चालक तार हैं पी क्यू और आर एस, जिनमें आई एम्पियर की धारा बह रही है और चालक तारों के बीच की दूरी आर मीटर है। हमने जो दो चालक तार पी क्यू और आर एस लिया है जिनमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और चालक तारों के बीच की दूरी आर मीटर है। तो पहले हम सब फिगर के बारे में लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना हम दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं, माना हम दो समांतर धारावाही चालक तार लेते हैं जिसमें बहने वाली धारा आई तथा उनके बीच की दूरी आर मीटर है, जिसमें बहने वाली धारा आई तथा उनके बीच की दूरी आर मीटर है। तो हमने अब फिगर के बारे में लिख लिया। अब इसके डेरिवेशन को देखेंगे तो लिखेंगे आगे तार पी क्यू के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तार पी क्यू के कारण आर मीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है बी इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर, बी इक्वल टू होता है म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू आई अपान आर। तो देखिए दोस्तों इनमें बहने वाली धाराएं I1 और I2 हैं, तो यहाँ पे हम लोग I1 और I2 करके लिख लेंगे। तो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो अपान 2 पाई इंटू I1 अपान आर, B इक्वल टू म्यू जीरो अपान 2 पाई I1 अपान आर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर लिखेंगे आगे तार PQ से उत्पन्न क्षेत्र के कारण RS लंबाई पर बल, तार PQ से उत्पन्न क्षेत्र के कारण RS लंबाई पर बल। तो बल इक्वल टू F इक्वल टू हो जाएगा I2BL साइन थीटा, बल बराबर होता है IBL साइन थीटा। तो यहाँ पे I की जगह पे I2 हो जाएगा, तो यह बराबर हो जाएगा I2BL साइन थीटा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। F इक्वल टू I2BL साइन थीटा को हम लोग
समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 2 में b का मान रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में v का मान रखने पर, समीकरण 2 में v का मान रखने पर, तो देखिए दोस्तों F इक्वल टू हो जाएगा I2 म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 अपान R गुणे L साइन थीटा। तो देखिए दोस्तों F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई, यहाँ पे F रहेगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 L अपान R। F इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 L अपान R। देखिए दोस्तों हमको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच उत्पन्न बल का सूत्र प्राप्त हो गया। F इक्वल टू म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 L अपान R। अब हम लोग इसमें प्रयुक्त संकेतों के अर्थ को जानेंगे। देखिए दोस्तों म्यू 0 अपान 2 पाई का मान होता है 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, और यल लंबाई है I1 और I2 इसमें प्रवाहित धारा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज हम सभी लोग क्लास 10th के विज्ञान में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारा फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं, जिसे बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। देखिए दोस्तों हमको पूछा था क्वेश्चन में बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसका सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमने बायो-सेवर्ट नियम की परिभाषा लिख लिया है। अब हम लोग इसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो दोस्तों इसमें आगे लिखेंगे माना किसी धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है। माना किसी धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड डेल्टा L के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। माना किसी धारावाही चालक में धारा I प्रवाहित हो रही है, तब इसके अनुसार धारावाही चालक के किसी छोटे खंड डेल्टा L के द्वारा इसके निकट किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक खंड की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B नंबर 1 चालक खंड की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे B अनुक्रमानुपाती डेल्टा L। इसमें कहा है ना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, तो B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा डेल्टा L। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर दूसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि B अनुक्रमानुपाती हो जाएगा I। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर तीसरा लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B चालक खंड से बिंदु P तक की दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक खंड से बिंदु तक की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/r²। बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको समीकरण 3 मान लेंगे। हमारा चौथा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी चालक में धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की यानी कि साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग लिख लेंगे बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा और चौथा समीकरण बना लिया। तो हमारा पहला समीकरण था बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, इसको समीकरण 1 मान लिए। फिर दूसरा है बी अनुक्रमानुपाती आई यानी कि चालक में बहने वाली धारा। फिर हमारा तीसरा है बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r² के, तो इसको तीसरा समीकरण है। और चौथा है बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, यह समीकरण चौथा है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे फिगर भी इसका बनाया है। यह एक धारावाही चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी है डेल्टा एल। बिंदु ए और बिंदु बी तक की दूरी डेल्टा एल है और चालक में I एम्पियर की धारा बह रही है और बिंदु पी तक की दूरी r मीटर है और इनके बीच बना कोण थीटा है। अब हम लोग इस सूत्र का निगमन कर लेंगे। हम लोग आगे देखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 से। आगे हमारा है समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो दोस्तों, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से हो जाएगा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। बी अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपान r²। देखिए दोस्तों, जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, इस अनुक्रमानुपाती का प्रतीक हटेगा, तो उसकी जगह पर μ0/4 हो जाएगा। तो हो जाएगा b = μ0/4 इंटू आई डी एल साइन थीटा अपान r²। b बराबर हो जाएगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपान r²। देखिए दोस्तों, हमें बायो-सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त हो गया है। B = μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r², जहां पर μ0 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में चुंबकीय क्षेत्र की वैद्युशीलता है और ए चालक में प्रवाहित धारा और dl उसके बीच की लंबाई है और साइन थीटा बना कोण है और r चालक तक की लंबाई, चालक के बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग μ0/4 का मान लिख लेंगे। तो μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। बायो-सेवर्ट के नियम से अनंत लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाल लिया। तो उसका सूत्र था B = μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपान r²। दोस्तों, अब हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य, यानी कि हमको क्वेश्चन में चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा लिखना है और इनके गुण भी लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो उसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, हमने चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा को जान लिया। अब हम लोग इसके गुण को देखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और हमारा दूसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। और हमारा तीसरा है, चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। चुंबक के ध्रुव के निकट चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। हमारा चौथा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं। तो आप सब लोग यह जरूर याद कर लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाती हुई प्रवेश करती हैं और दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और चुंबक के ध्रुव के निकट जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। और चौथा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। देखिए दोस्तों, आज हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताया है, तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिए। और हमारा यह वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है और बायो सेवर्ट का नियम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को जरूर देख लें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर जीके के बहुत ही मजेदार ट्रिक बताए जाते हैं, तो आप सब लोग हमारे उस ट्रिक को भी देखना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।